उस दिन से जालपा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वो स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जालपा उसका रुख देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। यहां तक कि जब वो भोजन करने बैठता तो वो पंखा झला करती। पहले वो बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी डालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीजें अब भी वही बनती थीं, पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वो दो कहने बहुत ही तुच्छ जचते थे। उधर उस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे। उसी दिन दूसरे सर्राफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठ कर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीजें हमारी दुकान से तो देखिए। रमा का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहां तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर आ पहुंचा और उसके नहीं नहीं करने पर भी अपनी संदूकची खोल ही दी। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे। दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो ले लीजिएगा, नहीं तो न लीजिएगा। देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है, आखिर रईसों के पास न जाएं तो किसके पास जाएं। औरों ने आपसे गहरी रकमें मारी, हमारे भाग्य में भी बदा होगा तो आपसे 4 पैसा पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा लीजिए, मेरा मन तो कहता है कि आज आप ही के हाथों बोहनी होगी। रमानाथ, औरतों के पसंद की न कहो, चीजें अच्छी होंगी ही, पसंद आते क्या देर लगती है। लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह, आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर न्यौछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकची से 2 चीजें निकाली। एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीजें अपूर्व थी, ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे। दयानाथ दफ्तर जा चुके थे, वो भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल न था, लेकिन इन दोनों चीजों को देखकर उसे किसी बात की सुध ही न रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया। उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी और उन चीजों को निकाल निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही न रही। रामेश्वरी, आजकल की चीजों के सामने तो पुरानी चीजें कुछ जचती ही नहीं। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीजों को देख करके कै आने लगती है। न जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थीं। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, तो दोनों चीजें पसंद है ना। जालपा, पसंद क्यों नहीं है, अम्मा जी तुम ले लो। रामेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वो आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों के पहनने की आशा कर सकती थी। उस दुखिया के जीवन की कोई साथ ही पूरी न हुई। पति की आय भी कभी इतनी न हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से घर की स्वामिनी हुई तभी से मानो उसकी तपश्चर्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गईं। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा ली। उनमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वो डरती थी, कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके। रमानाथ, एक सर्राफ दिखाने लाया है, अभी दाम आम नहीं पूछे, मगर ऊंचे दाम होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछ कर क्या करता। जालपा, लेना ही नहीं था तो यहां लाए क्यों। जालपा ने ये शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उनमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत न पड़ी। बोला, तो ले लूं। जालपा, अम्मा लेने ही नहीं कहती तो लेकर क्या करोगे, क्या मुफ्त में दे रहा है। रमानाथ,
समझ लो मुफ्त ही मिलते हैं। चालपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें? आप जाकर लौटा आइए। जब हाथ में रुपये होंगे तो बहुत कहने मिलेंगे। रामेश्वरी ने मुहा सख्त स्वर में कहा। रुपया अभी तो नहीं मांगता। जालपा, उधार भी देगा तो सूद लगा ही लेगा। रमानाथ, तो लौटा दूं? एक बात चटपट तय कर डालो, लेना हो ले लो, न लेना हो लौटा दो। मोह और दुविधा में न पड़ो। जालपा को यह स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था। इनकार करना उसका काम था। रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। रामेश्वरी की ओर लालायित नजरों से देखकर बोली, लौटा दो। रात दिन के तकाजे कौन सहेगा? वो केसों को बंद करने ही वाली थी कि रामेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण भर पहनने से ही उसकी साथ पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वो उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा, तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूं। रामेश्वरी की आंखें सजल हो गई। जो लालसा आज तक न पूरी हो सकी वो आज रमा की मातृभक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वो अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वो बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या है? न जाने रुपये जल्द हाथ आए या देर में। दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहां से? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था, ले जाओ लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मातृ प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वो अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी न कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपये बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। रामेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी ये कंगन ले न लें। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा, इसमें रामेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूं। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था ओढ़ पहन चुकी, अब जरा तुम पहनो, देखूं। जालपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपये की कमी नहीं। वो समझी शायद आज वो पसीज गई हैं और कंगन के रुपये दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपये रमा को देने पड़ेंगे, इसीलिए इच्छा रहने पर भी वो उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी उसका दाम चुका रही थी तो वो क्यों इनकार करती? मगर ऊपरी मन से बोली, रुपये न हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़ कर कहा, तो तुम ये कंगन ले रही हो? जालपा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा, जाकर दाम तो पूछाओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीजों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब? रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए के। पछताए कि पहले ही क्यों ना दाम पूछ लिए, नहीं तो इन चीजों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती। फेरते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो फेरना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ वो सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आंका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में एक कौड़ी फर्क पड़ जाए तो सरकार को मुंह न दिखाऊं। धनीराम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी रुपये की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो तो दीजिए या ना दीजिए। रमानाथ, तो भाई इन दामों की चीजें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास, ऐसा ना कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपये कौन बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो उसके दूने हाथ आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा, ये सब रईसों के पसंद की ही चीजें हैं। गंवार लोग इनकी कद्र क्या जाने। रमानाथ, 850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास,
रुपयों का मुंह न देखिए बाबूजी। जब बहू जी पहन कर बैठेंगी तो एक निगाह में सारे रुपये तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जालपा गहनों का ये मूल्य सुनकर आप ही बिदक जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत न की, अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी? रामेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ न बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीजों में नाप तौल का तो कुछ हिसाब रहता नहीं, जितने में तय हो जाए वही ठीक है। रमानाथ, अच्छा तुम बताओ जालपा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो? जालपा, 600 से कम का नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहा था, मगर 6 और 7 में बहुत थोड़ा ही अंतर था और संभव है चरणदास इतने पर ही राजी हो जाए। कुछ छेप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं है? जालपा, कुछ भी हो, 600 से ज्यादा का नहीं। रमानाथ, और रिंग का? अधिक से अधिक 100 रुपये। यहां भी चूंकि 150 मांगता है। जट्टू है कोई, हमें इन दामों लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीजों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा न हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उससे छिपी न थी, फिर वो 700 रुपये की चीजों के लिए मुंह खोले बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था, और वो ये कि दलाल 600 पर राजी न हो। बोला, वो 8.5 से कौड़ी कम न लेगा। जालपा, तो लौटा दो। रमानाथ, मुझे तो लौटाते शर्म आती है। अम्मा, जरा आप ही दालान में चलकर कह दें, हमें 700 से ज्यादा नहीं देना है। देना हो तो दे दो, नहीं चले जाओ। रामेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं? उस दलाल से मैं बातें करने जाऊं? जालपा, तुम्हें क्यों नहीं कह देते? इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। रमानाथ, मुझसे साफ जवाब देते न बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज है? मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जालपा, अच्छा चलो, मैं ही कह देती हूं। रमानाथ, वाह, फिर तो सब काम ही बन गया। रमा पीछे दुबक गया। जालपा दालान में आकर बोली, जरा यहां आना जी। ओ सर्राफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो? चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार? जालपा, माल बेचने आते हो या लूटने आते हो? 700 रुपये के कंगन मांगते हो? चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जालपा, अच्छा, तो जो उस पर 700 न्यौछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या? मैं तो दोनों चीजों की 700 से अधिक न दूंगी। बहू जी, आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। तुम्हारी खुशी, अपनी चीज ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार में आकर चीज लौटा ले जाऊं? आप यूं ही पहने, 10-5 रुपये की बात होती तो आपकी जबान न फेरता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीजों पर पैसा रुपया नफा है। उसी एक पैसे में दुकान का भाड़ा, बट्टा खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाएं, सवेरे सवेरे लौटना न पड़े। जालपा, कह दिए, वही 700। चरणदास ने ऐसा मुंह बनाया मानो वो किसी धर्म संकट में पड़ गया है। फिर बोला, सरकार, है तो घाटा ही, पर आपकी बात नहीं टाले बनती। रुपये कब मिलेंगे? जल्द ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में? 150 साफ उड़ाए लिए जाता था। मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों न कहा, तो लोग इसी तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेने से घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति ने कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीजें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीजों को क्यों ठुकरा नहीं दिया? क्यों जोर देकर नहीं कहा मैं न लूंगी? क्यों दुविधा में पड़ी रही? 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहां से आएंगे? असल में गलती मेरी ही है, मुझे दलाल को दरवाजे से ही धुतकार देना चाहिए था। लेकिन उसने मन को समझाया,
ये अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है। फिर आदमी इसीलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़े ही। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी। उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, दोनों चीजें मुफ्त हाथ आ गई। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों, रुपये न देने पड़ेंगे? जालपा, रुपये तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ, क्या कुछ कहती थी? जालपा, उन्होंने मुझे भेंट दिए हैं, तो रुपये कौन देगा? रमा ने उसके भोलेपन पर मुस्कुरा कर कहा, यही समझकर तुमने ये चीजें ले ली। अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी गए थे। क्या उनके पास रुपये न थे? जालपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था, अब भी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। ये कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल कर दिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीजें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वो चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती। हाथ फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा न थी? उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। क्यों वो रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी? क्यों सिर ऊपर न उठाती थी? किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहां था? उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो। वही विवशता, वही कातरता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथों से केसों को ले सके, इतना कड़ा संयम उसमें न था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ मंजूर था। सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिससे जालपा का दिल टूट जाए, वो अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए, एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है? रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसे होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथ भ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे। दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो। जालपा अब वो एकांतवासिनी रमणी न थी जो दिन भर मुंह लपेटे उदास पड़ी रहती थी। उसे अब घर में बैठना अच्छा नहीं लगता था। अब तक तो वो मजबूर थी, कहीं आ जा ना सकती थी। अब ईश्वर की दया से उसके पास भी गहने हो गए थे, फिर वो क्यों मन मारे घर में पड़ी रहती। वस्त्राभूषण कोई मिठाई तो नहीं जिसका स्वाद एकांत में लिया जा सके। आभूषणों को संदूकची में बंद करके रखने से क्या फायदा। मोहल्ले या बिरादरी में कहीं से बुलावा आता तो वो सास के साथ अवश्य जाती। कुछ दिनों के बाद सास की भी जरूरत न रही, वो अकेली आने जाने लगी। फिर कार्य प्रयोजन की कैद भी नहीं रही। उसके रूप, लावण्य, वस्त्राभूषण और शील विनय ने मोहल्ले की स्त्रियों में उसे जल्दी ही सम्मान के पद पर पहुंचा दिया। उसके बिना मंडली सुनी रहती थी। उसका कंठ स्वर इतना कोमल था, भाषण इतना मधुर, छवि इतनी अनुपम कि वो मंडली की रानी मालूम होती थी। उसके आने से मोहल्ले के नारी जीवन में जान सी पड़ गई। नित्य ही कहीं न कहीं जमाव हो जाता। घंटे 2 घंटे गा बजा कर या गपशप करके रमणियां दिल बहला लिया करती, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। फागुन में 15 दिन बराबर गाना होता रहा। जालपा ने जैसा रूप पाया था वैसा ही उदार हृदय भी पाया था। पान पत्तों का खर्च
प्रायः उसी के मत्थे पड़ता। कभी कभी गायें बुलाई जाती, उनकी सेवा सत्कार का भार भी उसी पर था। कभी कभी वो स्त्रियों के साथ गंगा स्नान करने जाती, तांगे का किराया और गंगा तट पर जलपान का खर्च भी उसके मत्थे जाता। इस तरह उसके 2-3 रुपये रोज उड़ जाते थे। रमा आदर्श पति था। जालपा अगर मांगती तो प्राण तक उसके चरणों पर रख देता। रुपये की हैसियत ही क्या थी। उसका मुंह जो होता रहता था। जालपा उससे इन जमघटों की रोज चर्चा करती। उसका स्त्री समाज में कितना आदर सम्मान है ये देखकर वो फूला न समाता था। एक दिन इस मंडली को सिनेमा देखने की धुन सवार हुई। वहां की बहार देखकर सबकी सब मुग्ध हो गईं। फिर तो आए दिन सिनेमा की सैर होने लगी। रमा को अब तक सिनेमा का शौक न था। शौक होता भी तो क्या करता। अब हाथ में पैसे आने लगे थे, उस पर जालपा का आग्रह, फिर भला वो क्यों न जाता। सिनेमा गृह में ऐसी कितनी ही रमणियां मिलती जो मुंह खोले निसंकोच हंसती बोलती रहती थीं। उनकी आज़ादी गुप्त रूप से जालपा पर भी जादू डालती जाती थी। वह घर से बाहर निकलते ही मुंह खोल लेती, मगर संकोचवश पर्दे वाली स्त्रियों के ही स्थान पर बैठती। उसकी कितनी इच्छा होती कि रमा भी उसके साथ बैठता। आखिर वो उन फैशनेबल औरतों से किस बात में कम है। रूप रंग में वो हेठी नहीं, सज धज में किसी से कम नहीं, बातचीत करने में कुशल। फिर वो क्यों पर्दे वालियों के साथ बैठे। रमा बहुत शिक्षित न होने पर भी देश और काल के प्रभाव से उदार था। पहले तो वो पर्दे का ऐसा अनन्य भक्त था कि माता को कभी गंगा स्नान करने लिवा जाता तो पंडों से तक न बोलने देता था। कभी माता की हंसी मर्दाने में सुनाई देती तो आकर बिगड़ता, तुमको जरा भी शर्म नहीं है अम्मा, बाहर लोग बैठे हुए हैं और तुम हंस रही हो। माँ लज्जित हो जाती थी, किंतु अवस्था के साथ रमा का यह लिहाज गायब होता रहा। उस पर जालपा की रूप छटा उसके साहस को और भी उत्तेजित करती थी। जालपा रूपहीन, काली कलूटी, फूहड़ होती तो वो जबरदस्ती उसको पर्दे में बिठाता। उसके साथ घूमने या बैठने में उसे शर्म आती। जालपा जैसी अनन्य सुंदरी के साथ सैर करने में आनंद के साथ गौरव भी तो था। वहां के सभ्य समाज की कोई महिला रूप, गठन और श्रृंगार में जालपा की बराबरी न कर सकती थी। देहात की लड़की होने पर भी शहर के रंग में वो इस तरह रंग गई थी मानो जन्म से ही शहर में ही रहती आई हो। थोड़ी सी कमी अंग्रेजी शिक्षा की थी, उसे भी रमा पूरी किए देता था, मगर पर्दे का ये बंधन कैसे टूटे। भवन में रमा के कितने ही मित्र, कितने ही जान पहचान के लोग बैठे नजर आते थे। वे उसे जालपा के साथ बैठे देखकर कितना हंसेंगे। आखिर एक दिन उसने समाज के सामने ताल ठोंक कर खड़े हो जाने का निश्चय कर ही लिया। जालपा से बोला, आज हम तुम सिनेमा घर में साथ बैठेंगे। जालपा के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। हार्दिक आनंद की आभा चेहरे पर झलक उठी। बोली, सच? नहीं भाई, साथ वालियां जीने न देंगी। रमानाथ, इस तरह डरने से तो फिर कभी कुछ ना होगा। ये क्या स्वांग है कि स्त्रियां मुंह छिपाए चिक की आड़ में बैठी रहें। इस तरह ये मामला भी तय हो गया। पहले दिन दोनों झेपते रहे, लेकिन दूसरे दिन से हिम्मत खुल गई। कई दिनों के बाद वो समय भी आया कि रमा और जालपा संध्या समय पार्क में साथ साथ टहलते दिखाई दिए। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, कहीं बाबूजी देख ले तो? रमानाथ, तो क्या, कुछ नहीं। जालपा, मैं तुम्हारे शर्म के गढ़ जाऊं। रमानाथ, अभी तो मुझे भी शर्म आएगी, मगर बाबूजी खुद ही इधर ना आएंगे। जालपा, और जो कहीं अम्मा जी देख ले? रमानाथ, अम्मा से कौन डरता है, 2 दलीलों में ठीक कर दूंगा। 10 ही 5 दिन में जालपा ने नए महिला समाज में अपना रंग जमा लिया। उसने इस समाज में इस तरह प्रवेश किया जैसे कोई कुशल वक्ता पहली बार परिषद के मंच पर आता है। विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करने की इच्छा होने पर भी उसकी प्रतिभा के सामने सिर झुका देते हैं। जालपा भी आई, देखा और विजय कर लिया। उसके सौंदर्य में वो गरिमा, वो कठोरता, वो शान, वो तेजस्विता थी जो कुलीन महिलाओं के लक्षण है। पहले ही दिन एक महिला ने जालपा को चाय का निमंत्रण दे दिया और जालपा इच्छा न रहने पर भी उसे अस्वीकार न कर सकी। जब दोनों प्राणी वहां से लौटे तो रमा ने चिंतित स्वर में कहा, तो कल इनकी चाय पार्टी में जाना पड़ेगा। जालपा, क्या करती, इनकार करते भी तो न बनता था। रमानाथ,
तो सवेरे तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी ला दूं। जालपा, क्या मेरे पास साड़ी नहीं है? जरा देर के लिए 50-60 रुपए खर्च करने से क्या फायदा? रमानाथ, तुम्हारे पास अच्छी साड़ी कहाँ है? इसकी साड़ी तुमने देखी? ऐसी तुम्हारे लिए भी लाऊंगा। जालपा ने विवशता के भाव से कहा। मुझे साफ कह देना चाहिए था कि फुर्सत नहीं है। रमानाथ, फिर इनकी दावत भी तो करनी पड़ेगी। जालपा, ये तो बुरी विपत्ति गले पड़ी। रमानाथ, विपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ यही ख्याल है कि मेरा मकान इस काम के लायक नहीं। मेज, कुर्सियां, चाय के सेट रमेश के यहां से मांग लाऊंगा, लेकिन घर के लिए क्या करूं? जालपा, क्या यह जरूरी है कि हम लोग भी दावत करें? रमा ने ऐसी भद्दी बात का कुछ उत्तर न दिया। उसे जालपा के लिए एक जूते की जोड़ी और सुंदर कलाई की घड़ी की फिक्र पैदा हो गई। उसके पास कौड़ी भी न थी। उसका खर्च रोज बढ़ता जाता था। अभी तक गहने वालों को एक पैसा भी देने की नौबत न आई थी। एक बार गंगू महाराज ने इशारे से तकाजा भी किया था, लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता कि जालपा फटे हाल चाय पार्टी में जाए। नहीं, जालपा पर वो इतना अन्याय नहीं कर सकता। इस अवसर पर जालपा की रूप शोभा का सिक्का बैठ जाएगा। सभी तो आज चमाचम साड़ियां पहने हुए थी। जड़ाऊ कंगन और मोतियों के हारों की भी तो कोई कमी न थी, पर जालपा अपने सादे आवरण में उनसे कोसों आगे थी। उसके सामने एक भी नहीं जचती थी। ये मेरे पूर्व कर्मों का फल है कि मुझे ऐसी सुंदरी मिली। आखिर यही तो खाने, पहनने और जीवन का आनंद उठाने के दिन है। अब जवानी में ही सुख न उठाया तो बुढ़ापे में क्या कर लेंगे? बुढ़ापे में मान लिया धन हुआ ही तो क्या, यौवन बीत जाने पर विवाह किस काम का? साड़ी और घड़ी लाने की उसे धुन सवार हो गई। रात भर तो उसने सब्र किया। दूसरे दिन दोनों चीजें लाकर ही दम लिया। जालपा ने झुंझलाकर कहा, मैंने तो तुमसे कहा था कि इन चीजों का काम नहीं है। 150 से कम की न होंगी। रमानाथ, 150? इतना फजूल खर्च मैं नहीं हूं। जालपा, 150 से कम की चीजें नहीं है। जालपा ने घड़ी कलाई में बांध ली और साड़ी को खोलकर मंत्रमुग्ध नजरों से देखा। रमानाथ, तुम्हारी कलाई पर यह घड़ी कैसी खेल रही है? मेरे रुपये वसूल हो गए। जालपा, सच बताओ कितने रुपए खर्च हुए? रमानाथ, सच बता दूं, 135 रुपये। 75 रुपये की साड़ी, 10 के जूते और 50 की घड़ी। जालपा, ये 150 ही हुए। मैंने कुछ बढ़ाकर थोड़ा ही कहा था। मगर ये सब रुपये अदा कैसे होंगे? उस चुड़ैल ने व्यर्थ ही मुझे निमंत्रण दे दिया। अब मैं बाहर जाना ही छोड़ दूंगी। रमा भी इसी चिंता में मगन था, पर उसने अपने भाव को प्रकट करके जालपा के हर्ष में बाधा न डाली। बोला, सब अदा हो जाएगा। जालपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, कहां से अदा हो जाएगा? जरा मैं भी सुनूं। कौड़ी तो बचती नहीं, अदा कहां से हो जाएगा? वो तो कहो बाबूजी घर का खर्च संभाले हुए हैं, नहीं तो मालूम नहीं क्या होता। क्या तुम समझते हो कि मैं गहनों और साड़ियों पर मरती हूं? इन चीजों को लौटाओ। रमा ने प्रेमपूर्ण नजरों से कहा, इन चीजों को रख लो, फिर तुमसे बिना पूछे कुछ न लाऊंगा। संध्या समय जब जालपा ने नई साड़ी और नए जूते पहने, घड़ी कलाई पर बांधी और आईने में अपनी सूरत देखी तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुखमंडल प्रज्वलित हो उठा। उसने उन चीजों को लौटाने के लिए सच्चे दिल से कहा हो, पर इस समय वो इतना त्याग करने को तत्पर न थी। संध्या समय जालपा और रमा छावनी की ओर चले। महिला ने केवल बंगले का नंबर बदला दिया था। बंगला आसानी से मिल गया। फाटक पर साइन बोर्ड था, इंदुभूषण एडवोकेट हाईकोर्ट। अब रमा को मालूम हुआ कि वो महिला पंडित इंदुभूषण की पत्नी थी। पंडित जी काशी के नामी वकील थे। रमा ने उन्हें कितनी ही बार देखा था, पर इतने बड़े आदमी से परिचय का सौभाग्य उसे कैसे होता। 6 महीने पहले वो कल्पना भी न कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरव प्राप्त होगा। पर जालपा की बदौलत आज वो अनहोनी बात हो गई। वो काशी के बड़े वकील का मेहमान था। रमा ने सोचा था कि बहुत से स्त्री पुरुष निमंत्रित होंगे, पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई न था।
रतन इन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनसे हाथ मिलाकर अंदर ले गई और अपने पति से उनका परिचय कराया। पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों मेहमानों से हाथ मिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्षमा कीजिएगा बाबू साहब, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप यहाँ किसी ऑफिस में हैं? रमा ने झेंपते हुए कहा, जी हाँ, म्यूनिसिपल ऑफिस में हूँ। अभी हाल ही में आया हूँ। कानून की तरफ जाने का इरादा था, पर नए वकीलों की यहाँ जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत न पड़ी। रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरा सा झूठ बोलना अनुचित न समझा। इसका असर बहुत अच्छा हुआ। अगर वो साफ साफ कह देता मैं 25 रुपये का क्लर्क हूँ, तो शायद वकील साहब उससे बातें करने में अपना अपमान समझते। बोले, अरे आपने अच्छा किया जो इधर नहीं आए। वहाँ 2-4 साल के बाद अच्छी जगह पर पहुँच जाएंगे। यहाँ संभव है 10 साल तक आपको कोई मुकदमा ही न मिलता। जालपा को अभी तक संदेह हो रहा था कि रतन वकील साहब की बेटी है या पत्नी। वकील साहब की उम्र 60 के नीचे न थी। चिकनी चांद आसपास के सफेद बालों के बीच में वार्निश की हुई लकड़ी की भांति चमक रही थी। मूछें साफ थी, पर माथे की शिकन और गालों की झुर्रियां बतला रही थीं कि यात्री संसार यात्रा से थक गया है। आराम कुर्सी पर लेटे हुए वो ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हों। हाँ, रंग गोरा था जो 60 साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उड़ न सका था। ऊंची नाक थी, ऊंचा माथा और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अभिमान भरा हुआ था। उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी की बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता। इसके प्रतिकूल रतन सांवली सुगठित युवती थी, बड़ी मिलनसार, जिसे गर्व ने छुआ तक न था। सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षण न था। नाक चपटी थी, मुख गोल, आंखें छोटी, फिर भी वो रानी सी लगती थी। जालपा उसके सामने ऐसी लगती थी जैसे सूर्यमुखी के सामने जूही का फूल। चाय आई। मेवे, फल, मिठाई, बर्फ की कुल्फी सब मेजों पर सजा दिए गए। रतन और जालपा एक मेज पर बैठी। दूसरी मेज रमा और वकील साहब की थी। रमा मेज के सामने जा बैठा, मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर लेटे हुए ही थे। रमा ने मुस्कुराकर वकील साहब से कहा, आप भी तो आए। वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुराकर कहा, आप शुरू कीजिए, मैं अभी आया जाता हूं। लोगों ने चाय पी, फल खाए, पर वकील साहब के सामने हंसते बोलते रमा और जालपा दोनों ही झिझकते थे। जिंदा दिल बूढ़ों के साथ तो सोहबत का आनंद उठाया जा सकता है, लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हों तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं। वकील साहब ने बहुत आग्रह करने पर 2 घूंट चाय पी, दूर से बैठे तमाशा देखते रहे। इसलिए जब रतन से जालपा ने कहा, चलो हम लोग जरा बागीचे की सैर करें, इन दोनों महाशयों को समाज और नीति की विवेचना करने दें, तो मानो जालपा के गले का फंदा छूट गया। रमा ने पिंजरे में बंद पक्षी की भांति उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली। वो जानता कि यहाँ ये विपत्ति उसके सिर पड़ जाएगी तो आने का नाम ना लेता। वकील साहब ने मुंह सिकोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज हजम ही नहीं होती, दूध भी नहीं हजम होता। चाय को लोग न जाने क्यों इतने शौक से पीते, मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है। पीते ही बदन में ऐंठन सी होने लगती है और आंखों से चिंगारियां सी निकलने लगती हैं। रमा ने कहा, आपने हाजमे की कोई दवा नहीं की? वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। इन वैद्यों और डॉक्टरों से ज्यादा बेसमझ आदमी संसार में न मिलेंगे। किसी में निदान की शक्ति नहीं। 2 वैद्यों 2 डॉक्टरों के निदान कभी न मिलेंगे। लक्षण वही है, पर एक वैद्य रक्त दोष बतलाता है, दूसरा पित्त दोष। एक डॉक्टर फेफड़े की सूजन बतलाता है, दूसरा आमाशय का विकार। बस अनुमान से दवा दी जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी ठहर जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे तो अब तक जहन्नुम में पहुंचा दिया होता, पर मैं उनके पंजे से निकल भागा। योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूं, पर कोई ऐसे महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूं। किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने से लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है।
यहां तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था, उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थीं। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जालपा को आश्चर्य ही नहीं, भ्रम भी हुआ था। बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह होगा? रतन, हाँ, अभी 5 ही बरस तो हुए हैं। इनकी पहली स्त्री को मरे 35 बरस हो गए। उस समय इनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो, पर इनके एक लड़का हो चुका था। विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे। मगर आज 5 वर्ष हुए, जवान बेटे का देहांत हो गया, तब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप न थे, मामा जी ने मेरा पालन किया था। कह नहीं सकती इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गए। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी, लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की लालसा नहीं है, लेकिन मेरे पति मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूँ। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊं, गर्म पानी से टब स्नान करती हूँ, रोज पैदल घूमने जाती हूँ, घी दूध कम खाती हूँ, भोजन आधा कर लिया है, जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन दिन मोटी होती जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। जालपा, वकील साहब तुमसे चिढ़ते होंगे? रतन, नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूल कर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुंह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूं ये चिंता उन्हें मारे डालती है। अपना कोई बस नहीं है, क्या करूं? मैं जितना चाहूं खर्च करूं, मैं चाहूं रहूं, कभी नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पे रख देते हैं। समझाती हूँ अब तुम्हें वकालत करने की क्या जरूरत है, आराम क्यों नहीं करते? पर इनसे घर पर बैठे रहा नहीं जाता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 2-4 दाने अंगूर खा लिए। मुझे तो उन पर दया आती है। अपने से जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वो मेरे ही लिए तो अपनी जान खपा रहे हैं। जालपा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहाँ तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा ब्याह रच गया। 30 साल अकेले रहना सबका काम नहीं है। रतन, हाँ बहन, है तो देवता ही। अब भी कभी उस स्त्री की चर्चा आती है तो रोने लगते हैं। तो मैं उसकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से इनका हृदय उतना ही नरम है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बाद रखे हैं। अरे, तुम्हारा वो कंगन तो बड़ा सुंदर है। जालपा, हाँ, बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है। रतन, मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं। वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है, न जाने क्या मिला दे। मेरी सपत्नी जी के सब गहने रखे हुए हैं, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा ही एक जोड़ा कंगन बनवा दो। जालपा, देखिए, पूछती हूँ। रतन, आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ, जी घबराया करता है किसके पास जाऊं। किसी से परिचय नहीं और न मेरा मन ही चाहता है कि उनसे मैत्री करूं। 2-1 महिलाओं को बुलाया, उनके घर गई, चाहा कि उससे बहनापा जोड़ लूं, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ। दोनों ही मुझे उल्लू बनाकर लूटना चाहती थी। मुझसे रुपये उधार ले गई और आज तक दे रही हैं। श्रृंगार की चीज़ों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है। तुम घड़ी याद घड़ी के लिए रोज चली आया करो बहन। जालपा, वाह, इससे अच्छा और क्या होगा? रतन, मैं मोटर भेज दिया करूंगी। जालपा, क्या जरूरत है, तांगे तो मिलते ही हैं। रतन, न जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य वाग्य तो कभी नहीं सराहते, गुण क्या जमाया करते।
रतन, सच? मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो वो भी तो आ गए। पूछना, ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे? जालपा रमा से, क्यों? चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिन में बना देगा। रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती है। रमा ने तत्परता से कहा, हाँ, बना क्यों नहीं सकता? इससे बहुत अच्छे बना सकता है। रतन, इस जोड़े के क्या लिए थे? जालपा, 800 के थे। रतन, कोई हर्ज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। रमा, हाँ हाँ बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई मेरे पास अभी रुपये नहीं है। रुपये के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। क्या वो कह सकता है इस वक्त मेरे पास रुपये नहीं है? वो मर जाएगा पर ये उज्र न करेगा। वो कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी न दिखाएगा। रुपये की चर्चा को ही वो तुच्छ समझता है। जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वो मन में डर रही थी कि कहीं ये महाशय ये न कह बैठे, सर्राफ से पूछकर कहूँगा। उसका दिल धड़क रहा था जब रमा ने वीरता के साथ कहा, हाँ हाँ, रुपये की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा। तो वह खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं? रमानाथ, मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, अब की रविवार को मेरे घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला, क्या आपको आए देर हुई? रमेश, नहीं, अभी तो चला आ रहा हूं। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे? रमा, जी हाँ, 3 रुपये की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हरज नहीं, ये रुपये वसूल हो जाएंगे। बड़े आदमियों से राह रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है। बड़े बड़े काम निकलते हैं। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ। रमा, अब की इतवार की चाय की दावत दे आया हूं। रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊं। जानते हो ना, वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं। मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उसकी सिफारिश कर दें तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम ज़रा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं खुद कर लूँगा। पार्टी का इंतज़ाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानूस मैं ला दूंगा। कुर्सियाँ, मेज़ें, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। न कुली की ज़रूरत न मजूर की, उन्हीं मूसलचंद को रगे दूंगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मज़ा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, अरे चिंता की कोई बात नहीं, उसी लौंडे को जोत दूंगा। कहूँगा, जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कैसी दौड़ धूप करता है। रमानाथ, अभी 2-3 महीने हुए आप अपने साले को कहीं नौकर रख चुके हैं ना? रमेश, है जी, अभी 6 और बाकी हैं, पूरे 7 जीव हैं। ज़रा बैठ जाओ, ज़रूरी चीज़ों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप होगी, तब सब चीज़ें जुटा सकूँगा। और कितने मेहमान होंगे? रमानाथ, मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आए। रमेश, ये बहुत अच्छा किया। बहुत से आदमी हो जाते तो भब्बड़ हो जाता। हमें तो मेम साहब से काम है, ठलुओं की खुशामद करने से क्या फ़ायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू किया। उनकी पहुंच बहुत अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीज़ें बटोर कर लाए। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीज़ों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन गमला कहाँ रखा जाए, कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता था। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे।
एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानाथ कहते थे इस कमरे में आईने की जरूरत नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था, न इनकी सी कह सकता था न उनकी सी। दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के ड्राइंग रूम देखे, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए, यहाँ आईना रखना बेतुकी सी बात है। रमेश, मुझे सैकड़ों अंग्रेजों के कमरों को देखने का अवसर तो नहीं मिला है, लेकिन 2-4 जरूर देखे और उनमें आईना लगा हुआ देखा। फिर क्या यह जरूरी बात है कि इन जरा जरा सी बातों में भी हम अंग्रेजों की नकल करें? हम अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं। ये तो आपने हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कह दी, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय और शराब में, चीनी की प्यालियों में, गरज दिखाने की सभी बातों में तो अंग्रेज़ों का मुंह चिढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों ने अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ बना दिया है और जिनकी बदौलत वो दुनिया पर राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छू जाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज़ बनने का शौक चढ़ आया है? दयानाथ अंग्रेज़ों की नकल को बहुत बुरा समझते थे। ये चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यही कि 2-4 बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोट नहीं पहना था। चाय पीते थे मगर चीनी के सेट की कैद न थी। कटोरा, कटोरी, गिलास, लोटा, तसला, किसी से भी उन्हें आपत्ति न थी। लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेज़ें कुर्सियां नहीं होती, फर्श होता है। आपने कुर्सी मेज़ लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग पर तो बना दिया, अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं। या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी। ये क्या कि आधा तीतर आधा पटेर। कोट पतलून पर चौगोशिया टोपी तो अच्छी नहीं मालूम होती। रमेश बाबू ने समझा था कि दयानाथ की जबान बंद हो जाएगी, लेकिन ये जवाब सुना तो चकराए। मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया। बोले, तो आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा? भला ऐसे 10-5 अंग्रेजों के नाम तो बताइए। एक आपका वही किरंटा हेड क्लर्क है, उसके सिवा और किसी अंग्रेज के कमरे में तो शायद आपने कदम भी न रखा हो। उसी किरंटे को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ दिया है। खूब, मानता हूँ। दयानाथ, ये तो आपकी जबान है। उसे किरंटा, चमरेशियन, पिलपिली जो चाहे कहें, लेकिन रंग को छोड़कर वो किसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं, और उसके पहले तो यूरोपियन था। रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार द्वार पर आकर रुकी और रतनबाई उतर कर बरामदे में आई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में भी न चली जाए, नहीं तो सारी कलाई खुल जाए। आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला, आइए, ये मेरे पिता हैं और ये मेरे दोस्त रमेश बाबू हैं। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने न हाथ बढ़ाया और न जगह से हिले, चकपकाए से खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत न समझी। दूर ही से उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं, बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। ये कहते हुए वो रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने सर्राफ से कह तो दिया होगा? रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हाँ, बना रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपये न दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसलिए रुपये मंगवा दिए। 800 चाहिए ना? जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपये ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार निष्कपट रमणी के साथ वो विश्वासघात न कर सका। वो व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेते जरा भी न झिझकता था। वो जानता था कि वे सब भी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मोड़ते हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेश मात्र भी संकोच न होता था। लेकिन इस देवी के साथ ये कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। कुछ सकुचाता हुआ बोला, क्या जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे? उसे शायद याद नहीं रही होगी। उसके कंगन 600 के हैं। आप चाहें तो 800 का बनवा दूं? रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है, आप 600 का ही बनवाइए। उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100-100 रुपये के 6 नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी क्या जल्दी थी, चीज तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता। रतन,
मेरे पास रुपये खर्च हो जाते, इसलिए मैंने सोचा आपके सिर पर लाद आऊं। मेरी आदत है कि जो काम करती हूँ जल्द से जल्द कर डालती हूँ, विलम्ब से मुझे उलझन होती है। ये कहकर वह मोटर पर बैठ गई। मोटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपये रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्धजनों में बातें होने लगी। रमेश, देखा? दयानाथ, जी हाँ, आंखें खुली हुई थी। अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है। ईश्वर ही बचाए। रमेश, बात तो ऐसी ही है, पर आजकल ऐसी औरतों का काम है, ज़रूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं। बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को तो बुला सकती हैं। यहाँ तो चाहे हम मर जाएं, तब भी क्या मजाल कि स्त्री घर से पांव बाहर निकाले। दयानाथ, हमसे तो भाई ये अंग्रेजियत नहीं देखी जाती। क्या करें, संतान की ममता है। नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साफ कह दूं, भैया अपना घर अलग लेकर रहो। आंख फूटी पीर गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूं सिर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन ये औरत वकील साहब को दगा देगी। रमेश, महाशय, इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। ये क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वो ज़रूर ही बिगड़ी हुई है? मगर रमा को मानती बहुत है। रुपये न जाने किस लिए दिए। दयानाथ, मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है। रमा कहीं उससे कोई चाल न चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से निकला आ रहा था। अंतिम वाक्य उसके कानों में पड़ गए। भौं चढ़ाकर बोला, जी हाँ, ज़रूर चाल चल रहा हूँ। उसे धोखा देकर रुपये ऐंठ रहा हूँ, यही तो मेरा पेशा है। दयानाथ ने झेपते हुए कहा, तो इतना बिगड़ते क्यों? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। रमानाथ, पक्का जालिया बना दिया और क्या कहते हैं। आपके दिल में ऐसा शुबा क्यों आया? आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको ये ख्याल पैदा हुआ? मैं ज़रा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, ज़रा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ। इसके सिवा आपने मुझ में कौन सी बुराई देखी? मैं जो कुछ खर्च करता हूँ ईमान से कमा कर खर्च करता हूँ। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी, जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हाँ, ये बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज़ होती है, किसी को नहीं होती। वो अपनी सुबुद्धि है। अगर इसे आप धोखेबाजी समझें तो आपको इख्तियार है। जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाऊं। रमेश बाबू यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे मेरे विषय में जो कुछ चाहें पूछ सकते हैं। ये मेरी खातिर झूठ ना बोलेंगे। सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने ये ढंग इख्तियार किया है, उसके पहले मैं मुंह में कालिक लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था। मैं इसे छिपाता नहीं हूँ, लेकिन जब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगाड़े। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हें सतपथ पर रखे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, ये किस्सा तो हो चुका, अब ये बताओ उसने तुम्हें रुपये किस लिए दिए? मैं गिन रहा था, 6 नोट थे, शायद 100 के। रमानाथ, ठग लाया हूँ। रमेश, मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर जट ही लाए हो तो भी मैं तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। जीते रहो, खूब जटो, लेकिन आबरू पर आंच ना आने पाए, किसी को कानो कान खबर न हो। ईश्वर से तो मैं डरता नहीं, वो जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दे लूंगा, मगर आदमी से डरता हूँ। सच बताओ, किस लिए रुपये दिए? कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेना। रमानाथ, जड़ाऊ कंगन बनवाने को कह गई है। रमेश, तो चलो एक कच्चे सराफ से बनवा दूं। ये झंझट तुमने पूरा मोल ले लिया। औरत का स्वभाव जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें आता ही नहीं। तुम चाहे 2-4 रुपये अपने पास ही से खर्च कर दो, पर वो यही समझेंगी कि मुझे लूट लिया। नेक नामी तो शायद ही मिले, हाँ बदनामी तैयार खड़ी है। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बातें कर रहे हैं। शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जालपा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। जालपा, सच? तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा, यहाँ कुछ तैयारी तो थी नहीं। रमानाथ, कुशल यही हुई कि कमरे में नहीं आई। कंगन के रुपये देने आई थी। तुमने उनसे शायद 800 बताए थे, मैंने 600 ले लिए। जालपा ने झेपते हुए कहा,
मैंने तो दिल लगी की थी। जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपये ले लिए होते तो शायद उथल पुथल न होती, वो अपनी सफलता पर खुश होती। पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया था। वो पछता रही थी कि मैं व्यर्थ झूठ बोली। ये मुझे अपने मन में कितना नीच समझ रहे होंगे। रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी।